क्या कह रहा है, किसी भी लोकतंत्रीय शासन में अधिकारों का होना परम आवश्यक है, बिना अधिकार के। अब आता है यहाँ शब्द आ गया लोकतंत्र क्या है ना। लोकतंत्रीय शासन क्या है? लोकतंत्रीय शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, उसे कहते हैं लोकतंत्रीय शासन। इसमें जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है कि नहीं? और हमारे प्रतिनिधि हम पर शासन करते हैं, हमारे हित के लिए कार्य करते हैं, उसे कहते हैं लोकतंत्रीय शासन। नागरिक जीवन के कुछ मूलभूत अधिकार, प्रत्येक नागरिक को अपने विकास करने के लिए उसे कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, जैसे जीवन, जीवित रहने की स्वतंत्रता, जब तक आपको स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी आप अपना विकास नहीं कर सकते। समानता, उसी तरह समानता, संस्कृति आदि ऐसे अधिकार हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, मूल अधिकार। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना विकास, अपना उन्नति नहीं कर सकता, अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, अर्थात हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त है, उसे कहा जाता है मौलिक अधिकार। प्रारंभ में हमें 7 अधिकार प्राप्त थे, जिस समय हमारा ये संविधान बना 7 अधिकार हमें प्राप्त थे, उसमें से एक अधिकार को काट दिया गया। कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। उसको हमारी भारतीय संविधान में संशोधन करके उसको काट दिया गया, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति के अधिकार से अराजकता बढ़ती गई और जिसकी खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा मौर्य आदि लोग जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले, ये क्या था उस समय? संपत्ति का अधिकार था उनको, जो जितना संपत्ति रख लिया। लेकिन बाद में उससे विकृति आई देश में, तो संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? काट दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अभी हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं और इन अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। आपके यदि अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे निवास की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को कहीं भी आने जाने, भ्रमण करने, रहने की स्वतंत्रता प्राप्त। लेकिन ये नहीं रहने की स्वतंत्रता है तो किसी के घर में जाकर मैं रहूंगा स्वतंत्र होगा, ऐसा नहीं, उचित, जो न्यायोचित हो। तो उदाहरण बता रहा हूँ, कलकत्ता बहुत ही व्यस्त शहर है, भारत में सबसे ज्यादा व्यस्ततम शहरों में गिनती आता है। तो वहाँ क्या, रोड, रेलवे किनारे, स्टेशन किनारे झुग्गी झोपड़ियाँ, मजदूर लोग, गरीब लोग जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, क्या करते हैं, झोपड़ी वगैरह, झुग्गी झोपड़ी में वो लोग रहते हैं। उनको रहते हुए 10-12 साल हो गया था और उनके पास कोर्ट से नोटिस आया कि आप लोग अपना झोपड़ी हटाएं यहाँ से। तो फिर वो रिक्शा वाले, वो जो भीख मांगने वाले जो गरीब आदमी थे, वो लोग क्या न्यायालय की शरण में गए कि हम लोग 10 साल हो गए झोपड़ी में रह रहे हैं, अभी हम कहाँ जाएं? अंत में सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि उसे ये अधिकार प्राप्त है ना, और 10 साल का उसको वहां रहते हुए सरकार ने आदेश जारी किया, न्यायालय से जारी हुआ कि इनको पहले दूसरे जगह आवास दिया जाए, वहां सेटल किया जाए, उसके बाद ये झोपड़ी हटेगी और जो भी रेलवे लाइन बिछाने का काम है काम शुरू होगा। तो ये है अधिकार। तो आप अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण आप कहीं भी आपके अधिकार का हनन होता है। जैसे आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यदि इस अधिकार से कोई आपको वंचित करता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बाल अधिकार निषेध, अर्थात छोटे बच्चों से हम लोग काम नहीं ले सकते। अगर कोई भी संस्था, कोई भी दुकानें इसका उल्लंघन कर रही है तो क्या हो जाएगा? यदि सरकार के नजर में आया, पुलिस की नजर में आया, सील बंद हो जाता है। इसलिए देखना बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े दुकानों में लिखा रहता है यहाँ बाल, कोई भी बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है। और यदि छोटे बच्चों को काम करते हुए नजर आ गया तो वो दुकान बंद हो जाए। ये है बाल अधिकार, बाल श्रम निषेध अधिकार। तो आप लोगों को ऐसे हर व्यक्ति को 6 मूल अधिकार प्राप्त है, और अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम संवैधानिक संरक्षण ले सकते हैं, अर्थात न्यायालय शरण हम ले सकते हैं। अब क्या कह रहा है?
इन्हें कानूनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, कोई भी कानून इसे सीमित नहीं कर सकता। ये राज्य व प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश रखते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार है, यह इस पर चाहे किसी भी सरकार आ जाए, जैसे अभी हमारे राज्य में किसकी सरकार है? बताओ, कांग्रेस की सरकार है ना? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन कोई भी सरकार आ जाए, ये नियम पर ही चलेगा। कोई भी सरकार हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। सरकार भी यदि मनमानी करेगा तो हम न्यायालय के शरण ले सकते हैं और सरकार पर, राज्य पर अंकुश लगा सकते हैं। यह है प्रशासन को निरंकुशता पर अंकुश, उसे मनमानी करने से रोक सकते हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमारे देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। पहला पॉइंट है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार और अंतिम छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका हम एक एक वर्णन करेंगे। समानता का अधिकार धारा, भारतीय धारा 14 से लेकर 18 तक में, धारा 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार में क्या क्या आता है? विधि के समक्ष समानता। 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 5, धारा 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। विधि अर्थात देश के कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन हो, या क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो, या एक गरीब किसान हो, या एक मजदूर हो, या भीख मांगने वाला हो, सब विधि के समक्ष, कानून के समक्ष क्या है? समान है। यह है विधि के समक्ष समानता। अब आता है सामाजिक समानता। समाज में भी न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हर व्यक्ति समान है। ये संविधान मौलिक अधिकार का जवाब। समाज में हर व्यक्ति क्या है? समान है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। प्राचीन काल में ये नियम था, भेदभाव करते थे, लेकिन आज ये क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। सामाजिक समानता। उसके बाद सरकारी नौकरियों के लिए अवसरों की समानता। जो भी सरकारी नौकरी है उसमें अवसर की समानता, अर्थात जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता से वो अपनी उन्नति कर सकता है, भाग ले सकता है। और ये 8वीं पास और मेरे को कलेक्टर बनाओ, उन्हें बनवाए देते नहीं बन सकता है। उसकी योग्यता 8वीं पास है तो 8वीं पास चतुर्थ वर्ग का नौकरी उसे मिलेगा। उसकी योग्यता, उसके परसेंटेज के हिसाब से उसे ये मिलेगा। ये है। अब आता है अस्पृश्यता का अंत समानता का अधिकार के तहत। छुआछूत, प्राचीन काल में छुआछूत करते थे, भेदभाव जो था उसको भी क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। धारा 17 के तहत 17 जो भी छुआछूत को मान रहा है उसे दंडित किया जा सकता है। अब आता है उपाधियों का अंत। क्या है उपाधि? से क्या होता है? छोटे बड़े ऊंच नीच का भावना आता है, इसलिए संविधान द्वारा उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। जो देश का सम्मान कर रहा है उसको उपाधि दिया जाएगा। देश का सम्मान बढ़ा रहा है, मान बढ़ा रहा है, उसको दिया जाएगा। और बाकी क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। ये है समानता के अधिकार के तहत को समाप्त कर दिया गया। अब आता है नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार। धारा 19 से लेकर 21 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति क्या दे सकता है? अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है किसी भी माध्यम से, चाहे वह अखबार के माध्यम से या कागज पेन के माध्यम से लिख के अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, कहीं भी भाषण दे सकता है। यह है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी हम क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। सभा का नेक्स्ट समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। हर नागरिक को, हर समाज को क्या अपना समुदाय, संघ, समिति नहीं बनाते हैं क्या? जैसे अभी गणेश चतुर्थी आ गया, गणेश समिति है ना,
महिलाओं की समिति। तो यह है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। देश के किसी भी भाग में भ्रमण तथा निवास करने की स्वतंत्रता। हम देश के पूरे भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकते हैं। भ्रमण और निवास करने की स्वतंत्रता है, रह सकते हैं। उसके बाद व्यवसाय की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहता है उस व्यवसाय को चुनाव कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है, वह व्यवसाय कर सकता है। ये फिर व्यवसाय की स्वतंत्रता है कहने का मतलब कोई दारू बेचूंगा बोलेगा है ना, कोई गांजा बेचूंगा बोलेगा गलत है ना, वैधानिक ऐसा व्यवसाय चुनो जिस पर किसी को कोई नुकसान न हो। व्यवसाय की स्वतंत्रता। प्राचीन काल में क्या था, व्यवसायों पर भी प्रतिबंध था। हर समुदाय को मान दिया, ये समुदाय ये व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखना बड़े बड़े शहरों में पहले बाल काटने का काम केवल नाई लोग करते थे कि नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ व्यवसाय की स्वतंत्रता में। लेकिन आज बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े पूंजीपति लोग ये व्यवसाय करते हैं। पार्लर, अब उसका नाम सैलून से क्या हो गया, पार्लर कर दिया है ना, और उसको बड़े बड़े पूंजीपति लोग कर रहे थे। ऐसा कमाने का सबसे बढ़िया जरिया है वो। बाल काटने का बड़े बड़े शहरों में 150, 200, 500, 1000 रुपये है, एक से डिजाइन है उसका। ये है व्यवसाय की स्वतंत्रता। जो व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहता है वो व्यवसाय कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। धारा 23 से लेकर 24 तक में शोषण के विरुद्ध। प्राचीन काल में क्या होता था, पूंजीपति शक्तिशाली निर्बल गरीब आदमी का क्या करते थे, शोषण। बंधुआ मजदूर रखते थे। क्या है बंधुआ मजदूर, कुछ राशि उनको दे देते थे और उसके बाद जीवन भर उनके यहाँ काम करता था। बदले में उनको खाने को दिया जाता था, कोई रुपया पैसा नहीं दिया जाता था। बंधुआ मजदूर रखते थे, बेगारी देते थे, बेगारी, बिना मजदूरी के काम करना, ये क्या है, बेगारी। तो क्या करते थे पूंजीपति लोग, सामंत लोग। प्राचीन काल में जो व्यवस्था था, अंग्रेज लोग क्या करते थे, बेगारी लेते थे हम भारतीयों से, गरीब आदमी से बेगारी। दिन भर काम करोगे, आपको कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। तो इसी जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश के महान नेताओं ने, हमारे देश के जनप्रतिनिधियों ने बैठकर देश कैसे चलेगा उसके लिए नियम बनाए, संविधान। इस संविधान को बनाने में हमको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और भारत के कोने कोने से जनप्रतिनिधि गए थे। और इसको बनाने में, उस जमाने में संविधान को बनाने में 64 लाख रुपया खर्चा हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और इसमें लागत आया था 64 लाख रुपया इस संविधान को बनाने में। और आज ये संविधान जो बना है उसी के तहत हमारा देश चलता है। ये संविधान ही हमको, हमें अधिकार प्रदान करता है। ये संविधान ही हमें सरकार कैसे बनाना है बताता है। सरकार का क्या दायित्व है, क्या कार्य है, व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये सभी चीज का वर्णन संविधान में है। हमारे अधिकार क्या हैं, बिना अधिकार के हम अपना विकास कर सकते थे, नहीं कर सकते। ये संविधान की देन के अधिकार जिसके तहत आज हम लोग अपना विकास कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आना जाना कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्राचीन काल में क्या होता था, मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। आप लोग पुरानी मूवी वगैरह देखे होंगे, कहानी वगैरह सुने होंगे। मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। मुगल शासनकाल में तो बहुत ज्यादा गुलाम रखते थे और गुलामों का क्रय विक्रय होता था। कुतुब मीनार का नाम सुने हो? कुतुब मीनार को जिसने बनाया वो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको दिल्ली का क्या बोलते हैं, सम्राट खरीदा था उस गुलाम को। बाद में गुलाम राजा बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाया। प्राचीन काल में क्या होता था, मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। नाटक कहानी सुने हो? महाराजा हरिश्चंद्र का नाम सुने हो?
उनको भी भेज दिया गया था महाराजा हरिश्चंद्र के क्या बीवी बच्चों को भेज दिया गया कि नहीं सत्य के पालन में। तो ये था हमारे भारत में ये प्रथा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सती प्रथा आपको नाम सुने? क्या है सती प्रथा? को बताओ, कौन बताएगा? कोई बता बता आराम से, ये सबको जितना जानते हो उतना बताओ। हाँ, पुरुष ने पति के मरने के बाद पत्नी को आग में जिंदा झोंक दिया जाता, इतना बड़ा अत्याचार होता था। सती प्रथा, एक्सीडेंट हो गया, सांप काट दिया, कुछ हो गया, मर गया पति, बेचारी पत्नी का क्या दोष, उसको भी जिंदा आग में झोंक देते थे। ये थी सती प्रथा। शोषण है कि नहीं? एक तरह से छोटे छोटे बच्चों से पटाखा बनाना, बम कारखाना में, पटाखा कारखाना में, ये शोषण है कि नहीं? मनुष्यों का क्रय विक्रय करना, ये शोषण। कितने विचार विमर्श के होंगे तब जाके ये नियम बना है। आज कोई किसी का शोषण कर पा रहा है? मर्जी आ रहा है, मजदूर काम में जा रहा है, आज काम करने ले जा रहा है, वो जबरदस्ती ले पाएंगे क्या मजदूर को? लेकिन प्राचीन काल में ऐसा व्यवस्था था, उसका चाहे बुखार आए, तबियत खराब हो, काम करने जाएगा, मतलब जाएगा, नहीं जाने से मारी जाए, पूरा में मारेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। आज वैसा है, मर्जी आए काम करने जाएगा, मर्जी आए नहीं जाएगा। तो प्राचीन काल में ऐसे ऐसे शोषण होते थे, मनुष्य का क्रय विक्रय, सती प्रथा। तो धारा 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। उसमें मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध, कोई भी अगर ऐसा कार्य कर रहा है उसे कानून दंड देगी। बेकार निषेध, बिना मजदूरी के किसी से हम काम नहीं ले सकते। यदि हम उससे काम लिए हैं तो हमें उसको मजदूरी देना पड़ेगा। अब आता है बाल श्रम का निषेध। हम छोटे बच्चों से काम नहीं ले सकते। 17 वर्ष के आयु तक के बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते। 18 हुआ कि वो वयस्क हो जाएगा, उससे काम ले सकते हैं, तब तक उसको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। बाल श्रम निषेध, ये अधिकार हमें प्राप्त है। अब आता है चौथा नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन धारा 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता में है धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। जो व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म को वो मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता आपको जैसा मर्जी है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, ये संप्रदाय है, धर्म है। तो जो व्यक्ति आपका मर्जी हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का पालन करो, उसका प्रचार प्रसार करो, उसके लिए चंदा मांगो, ट्रस्ट बनाओ, समिति बनाओ, ये स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता। बाकी चंदा देंगे ले लेंगे ये नागरिक के ऊपर, लेकिन आप उसका प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। इसलिए देखना ना, तरह तरह के प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि अपने अपने धर्मों का। उस पर देश के संविधान की तरफ से, देश के कानून की तरफ से सभी धर्म समान है। आपको जो मर्जी आप कर सकते हो। जिस धर्म को, हिंदू धर्म को मानने की इच्छा हिंदू धर्म मान सकते हो, मुस्लिम धर्म को मानना है मुस्लिम धर्म मान सकते हो, सिख धर्म मानना है सिख धर्म मान लो। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। जो व्यक्ति आपकी जो मर्जी है उस धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उसके लिए समिति बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो। अब आता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। जो भी व्यवस्था करना है, जैसे गणेश पूजा में तरह तरह के पंडाल लगाते हैं कि नहीं, दुर्गा पूजा में लगाते हैं कि नहीं, ये है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की व्यवस्था। अब आता है धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म की उन्नति हेतु चंदा मांग सकते हैं, बाकी जनता कैसे देगी उस पर रोक नहीं है, उनकी इच्छा हुई नहीं देखना। जैसे कोई कोई दिल खोल के देते हैं चंदा, कोई नहीं भी देते हैं, ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्र है, उसकी मर्जी जितना आया 1 रुपया मतलब देगा, नहीं मेरे को देने की इच्छा नहीं है, दे दूंगा पड़ेगा, तो उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। यह है धार्मिक स्वतंत्रता। धारा 23 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जो व्यक्ति जिस धर्म को मान रहा है, मानना चाहता है, मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, चंदा मांग सकता है। अब आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हर
व्यक्ति को अपने संस्कृति, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति अलग है कि सभी लोगों की संस्कृति, लिपि, भाषा अलग होता है। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसलिए तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार अपनी संस्कृति को बचाए रखने के तरह तरह के उपाय करती रहती है, ताकि इस संस्कृति को पूरा दुनिया जाने समझे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह है। अब आता है 6वां नंबर अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे प्रबल, सबसे प्रमुख अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो हमें अधिकार प्राप्त है 6, इन अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। चाहे सरकार हमारे अधिकारों का हनन करे, चाहे कानून हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो संवैधानिक उपचारों के तहत हम इससे अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं। ये है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार धारा 32, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 30। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार धारा 29 से लेकर 30 और धारा 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। ये है, ये 6 अधिकार, और इन 6 अधिकार के तहत हर व्यक्ति, हर बच्चा अपना उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक जी रहा है। ये हो गया अधिकार। ठीक, अरे थोड़ा थोड़ा समझ, अरे बच्चों इसे कुछ पूछना है अधिकार के बारे में। आप लोग को जब भी खाली समय मिले, आप लोग ऑफिस में है, इस बुक को देखें, है ना, क्या क्या धारा है, धारा क्या है ना, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, इन सभी के बारे में, फैक्ट्स के बारे में इसमें बताया गया है। हिंसा से कैसे बचें, है ना, ये सब किस तरह से हमें सुरक्षित रखती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2000। तो पहले जो होता था घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था, है ना, पेट्रोल छिड़क कर दो, दहेज नहीं लाने पर तरह तरह की उसे जो यातनाएं दिया जाता है ना, ये है घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, किस तरह से घरेलू हिंसा से महिला बचे। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, सुने होंगे, पेपर में देखे होंगे, है ना, आग से जलकर मर गई, या गैस फटने से मर गई, या छत से गिरकर मर गई। ये क्या घरेलू हिंसा, घरेलू तरह तरह की प्रताड़ना देना, मिट्टी तेल पेट्रोल छिड़कर जला देना अपराध है। तो इन घरेलू हिंसा से बचने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया। 2005 से ये महिलाओं को ये संरक्षण प्राप्त है। जब भी खाली समय मिले आप लोगों को ऐसे ऐसे बुक लोगों को आपको देखना चाहिए, घरेलू हिंसा क्या है, किस तरह से इससे बचे, कौन सा धारा किसमें, ये सभी इसमें धाराओं का वर्णन है। ये क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। अब आता है नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर सब है कि एक पेन खरीद लिया हमको कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोई भी, जैसे इस पेन का कीमत 5 रुपये, अगर इसको कोई 6 रुपये में बेच रहा है, ये गलत है कि? तो इससे हम किस तरह से बचे, संरक्षण। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो भी चीज खरीदते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, पुस्तक, कापी, आपका ड्रेस, है ना, खाने का सामान, खेलकूद का सामान, तो उससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसके विभिन्न
तरक्की, उन्नति, ये सभी विषय की सूचना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के विषय में। और क्या बोलते हैं? मानव अधिकार अधिनियम, जो मैं आपको बताया, बिना अधिकार की कोई भी व्यक्ति अपना उन्नति और विकास नहीं कर सकता। मानव अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1998। तो मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया पूरे देश में। और राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे सशक्त बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार कौन से हमारे अधिकार है ना, और किस तरह से हम इससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। विधिक सेवा, कानूनी सेवा किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। एक गरीब व्यक्ति भी कानूनी संरक्षण, कानूनी सेवा प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा व्यवस्था हो गया देश में, जैसे किस तरह संरक्षण पाएगा? जैसे उसके द्वारा कुछ अपराध होता है या नहीं हुआ, अपने अपराध सिद्धि के लिए वकील कर सकता है। अगर वो गरीब व्यक्ति है तो उसको न्यायालय उसके लिए वकील व्यवस्था करेगी। विधिक सेवा प्राधिकरण। महिलाओं के कानूनी अधिकार, सर्व कानूनी शिक्षा अधिकार, जैसे महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद लड़की बालिग हो जाए और बालिग होने के बाद उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक मिल जाता है। अभी आप लोग माता पिता पालक के संरक्षण में हो, लेकिन 18 साल के बाद क्या हो जाएंगे? आप लोग बालिग हो जाएंगे, अपना फैसला, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी बालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी आपके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अभिभावक माता पिता भी, आप यदि बालिग हो जाएंगे तो आपकी इच्छा विरुद्ध इच्छा के खिलाफ माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते। महिलाओं के कानूनी अधिकार, गिरफ्तारी के विषय में। पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेना गिरफ्तारी कहलाता है। पुलिस किसी को भी अपनी हिरासत में लेता है क्या है? उसे कहते हैं गिरफ्तारी। वो जेल नहीं है ना, अपनी हिरासत में जानकारी देगी। तो यदि महिलाओं को गिरफ्तारी के समय पुलिस को बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, और यदि महिला है तो उसे महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। जेंट्स पुरुष से गिरफ्तार नहीं कर सकता, महिलाओं को महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। और यह बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया। सिर्फ यह कहना आवश्यक नहीं कि आपके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, पुलिस को आपका जुर्म भी बताना आवश्यक है। तो पुरुषों के लिए भी लागू होता है। आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपका जुर्म क्या है, इसको बताए बगैर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। और गिरफ्तारी के समय जोर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है। आपके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। थाने ले जाने के लिए किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। अब थाना लेने के लिए किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। ये तो थाना है, जैसे दूसरा थाना ही, यहाँ हथकड़ी नहीं लगा सकते। यहाँ से यदि आपको न्यायालय लेना है और उसका अपराध सिद्ध हो गया, चोर है, चोर है, पकड़ाया है, तो थाने से न्यायालय लेते समय यदि चोर है तो भागेगा कि उसको आराम से चोर बोलने थोड़ा नहीं से होगा, तब उसको हथकड़ी लगाएंगे। और ऐसे गिरफ्तारी के समय आपको हथकड़ी या किसी को भी हथकड़ी नहीं लगा सकते, उसका अपराध सिद्ध होते तब। कुछ अपराधों में आपको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना वारंट जारी गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार क्या है? दरअसल पूछताछ है, और जब वो कंफर्म होता है तब उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। तो न्यायालय में पेश करने की हथकड़ी लगा सकते हैं।
और 24 घंटा से अधिक खाने में रख नहीं सकते। जैसे हमारा कुछ खाना है, यहाँ किसी भी अपराधी को या किसी को भी गिरफ्तार किया ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा के अंदर उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। 25वां घंटा हो गया तो इनके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाएगा। इसलिए देखना 24 घंटे के अंदर तुरंत उसे या तो अपने नजदीकी न्यायालय लेगी, तहसील, और बड़ा अपराध है सीधा न्यायालय ले जाए। 24 घंटा से अधिक किसी को भी नहीं रख सकते। ये जैसे भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान से ज्ञान है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, तो संविधान क्या है? नियमों का संग्रह, जिससे हमारा देश राज्य चलता है। तो हमारा कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों को और राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये आप लोग पढ़े भी हो और विस्तार से पढ़ोगे 10वीं 11वीं में अधिकार और कर्तव्य। उसके बाद भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, एकता की रक्षा करना, देश की रक्षा करें, देश का रक्षा करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। अपने से बड़ों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। जैसे स्कूल में ये झूला लगा हुआ है, ये आप सबका है, विद्यालय में जितने बच्चे हैं सभी का है, उसको सुरक्षित रखना। इसमें 4-5 जने बैठ रहे तो मना करेंगे उनको कि 4-5 जने बैठ के मत झूलो, तो 3 जने अपने स्वार्थ के लिए उसको तोड़ देंगे और इतने जने परेशान होंगे सभी बच्चे। यहाँ झूला था तो सब एक बार झूले तोड़ेंगे। तो ये है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने, ये सब हमारे कर्तव्य हैं, अधिकार कर्तव्य। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है? भारतीय संघ के लिए विधि निर्माण करने का कार्य करने वाली संस्था ही संसद कहलाती है। पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट। अब आता है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था क्या कहते हैं? संसद। संसद कानून बनाती है, उन्हें संशोधित करती है तथा कानून को निरस्त भी कर सकती है। पूरे देश के लिए कानून बनाती है, इसलिए हमें संसद की आवश्यकता है। संसद, ये जो संसद है, पार्लियामेंट है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कार्यपालिका, मंत्री परिषद, इन सब को कंट्रोल में भी रखती है। अब आता है संसद देश का बजट बनाती है, पूरे देश भर का बजट, आय व्यय। बजट किसे कहते हैं? आय व्यय का लेखा जोखा को बजट। तो बजट कौन पास करती है? संसद बनाती है। संसद की स्वीकृति के बिना जनता का धन खर्च नहीं किया जा सकता। बिना स्वीकृति के, बिना स्वीकृति के, संसद की बिना स्वीकृति के जनता का धन खर्च नहीं कर सकते। संसद जनता तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा तथा वाद विवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो बात है संसद कैसे बनता है? संसद क्या है? पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, है ना। अब आता है कि संसद क्या है, संसद कैसे बनता है? भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। ये जो संसद है, राष्ट्रपति। अब मेरे को बताओ, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है? बताएगा कोई? राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक। तो उनके नाम के सामने सम्माननीय शब्द लगाना महामुनि है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक। तो भारत की संसद राष्ट्रपति और दूसरा 2 सदनों से मिलकर बनता है। 2 सदन और लोकसभा और राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। तो राष्ट्रपति
लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर ही क्या बनता है? संसद। तो भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद धारा 79 में कहा गया है संघ के लिए, पूरे देश के लिए क्या होगी? एक संसद होगी, क्योंकि देश का समस्त नियम कानून वहीं से ही पास होगा। पूरे देश के कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? संसद। और संसद कैसे बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, पूरे देश के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा। ये जो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, वो तो न तो लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य, राष्ट्रपति। परंतु संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो। कोई भी विधेयक तब तक पास नहीं होगा, कानून नहीं हो सकता जब तक उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर साइन नहीं हो। भले वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर न कर दिए जाए वह कानून नहीं बनता। इस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होते हुए भी विधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, अर्थात देश के कानून में महत्वपूर्ण कार्य करता है। लोकसभा राज्यसभा में जो भी बजट पास होता है, अंतिम में हस्ताक्षर किसका होता है? राष्ट्रपति का। तब वो कानून बनता है, तब वो देश में लागू होता है। तो यह है राष्ट्रपति। लोकसभा भाव साहब तो बिल्कुल जैसे कहते हैं, लोकसभा संसद का निम्न सदन, इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के बहुत सारे नाम हैं, लोअर हाउस, निम्न सदन, और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है इसे। लोकसभा को 3 नाम है, लोकसभा, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। अब और एक है राज्यसभा, जिसे क्या कहा जाता है? अपर हाउस, उच्च सदन। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन है, जिसके और लोकसभा के सदस्यों को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जिसको हम लोग खुद वोट देते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष होगी, जिसका नाम मतदाता सूची में आ गया, तो लोकसभा सदस्य को, जैसे हमारे लोकसभा सदस्य कोई एक नाम बता पाएगा कोई, जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है? कौन है लोकसभा सदस्य? बताओ बताओ बताओ। नाम सुने हो? श्रीमती गोमती साहब, क्या है? सांसद है। संगीत का नाम सुना हो? नहीं सुना? गदर टू लेके आया कॉलेज, 15 अगस्त को रिलीज करेगा, उन्हें हो? सब जान रहे हैं, गूगल में सब देख रहे हैं। सांसद है वो, हमारे भारत के एक सांसद है, उसकी माँ का नाम जानते हो? हेमा मालिनी का नाम सुने हो? वो भी भारत के सांसद है। तो यह है लोकसभा सदस्य, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से, श्रीमती गोमती साहब को हम लोग प्रत्यक्ष, जिसका भी आयु 18 वर्ष हो गया, जिसका नाम मतदाता सूची में आ गया है, ये जैसे आप लोग के सर लोग वोट दिए, संसद वोट दिए हो ना? आपका हो गया एक बार? आप दिए मैडम जी? इसको दिया, गोमती साहब को दिया है, गुप्त रखा जाता है ना मतदान। तो ये सब लोकसभा सदस्य जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और राज्यसभा सदस्य क्या है? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें चुना जाता है, और राष्ट्रपति 12 जनों को मनोनीत करता है। तो इस तरह से बनता है भारत का संसद। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का संयुक्त नाम, इनका मिला जुला नाम ही संसद है। और लोकसभा पर कोई भी बजट नियम पारित होने के बाद राज्यसभा जाता है, राज्यसभा उस पर विचार मंथन करके उसे पास करके ऊपर बढ़ाती है, ऊपर बढ़ने के बाद उस पर राष्ट्रपति क्या
वह बन जाता है कानून जो पूरे देश का वो लागू होता है। और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साइन के कानून नहीं बनता। यह है भारत की संसद। राष्ट्रपति का संयुक्त नाम ही संसद। संसद है, सांसद नहीं, संसद है ना। ठीक, गले बेटा नहीं खड़े हो गया। संसद किसे कहते हैं? नमन साहब खड़े हो। स्पीक लाउडली। किसे कहते हैं बताओ? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा जो संगठन बनाया जाता है संसद कहते हैं। संसद का नाम, इसका काम क्या है? घूम जाओ पीछे घूम। काम, संसद का कार्य संविधान संविधान और बजट संविधान संसद नहीं बना सकते हैं, जो बन गया एक बार बन गया। पूरे देश के लिए नियम कानून बनाने वाली संस्था को एक बैठ जाओ। स्नेहा, कौन है स्नेहा? अधिकार किसे कहेंगे? उसे बरखा बेटा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? वेरी गुड है ना। जो व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है ना। यह है धार्मिक स्वतंत्रता। वेरी गुड। अजीत, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सर 6, पहले 7 का। पहले 7 है ना। तो संशोधन के तहत एक अधिकार को समाप्त कर दिया। वेरी गुड। एक अधिकार का नाम बताओ 6 में से। सर राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। Judge of our Raigad district, and
am going to show pictures of that great person who had cooperated us to run our legal literacy club. Next picture. This is the welcome ceremony of our legal literacy club. You may look some glimpses. Look at that picture. There are two guests. One is our judge and one is our justice of Raigad district. It is opening ceremony. You may look our teachers. It is the glimpses of our opening ceremony. Judge and justice, and you may look to our Sarpati sir also. These are the members of legal literacy club. You may आने also. जाने के दौरान इस सब की जानकारी भी इस क्लब का गठन किया गया है। मैं निवेदन करता हूँ हमारे जिला न्यायाधीश महोदय सर से कि इस अवसर पर बच्चों को शुभाशीष प्रदान करें। You may see the glimpses of that ceremony. आज थोड़ी सी ठंडक भी है ना, और हम लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। कुछ इंतजार भी करना पड़ा हमें, और ये जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि ये क्लब आते होगी, ये आप लोगों के लिए ज्ञान बढ़ाने के लिए। ज्ञान आप लोग पढ़ते हैं कि आपके टीचर जैसा बताया कि आपको KG1 से लेकर के आज हायर सेकेंडरी तक आपके स्कूल पहुँच गया है ना, तो धीरे धीरे करते हैं कि आप आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप ड्राइंग करते जाते पढ़ते जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ हमें और जानना है। सही है कि गलत है ना? लगता है कभी आप इस चलते रहो अचानक बहुत सारे यहाँ आकर के आपको सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें, और नहीं तो हम लिख करके आपको उसका उत्तर दे देंगे। आपके प्राचार्य आपको बुला करके लिटरेसी क्लब में पढ़ करके सुना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम टेलीफोनिक भी आपसे अवेलेबल रहेगा, उससे आप आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए भी वैसे ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कभी कभी ये लगता है कि हम अगर एक स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसमें गलत क्या करते हैं, हमें क्यों रोका जाता है। इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 व्हीलर से भी इस स्कूल में आते होंगे, है ना? पर सवाल ये उठता है कि क्यों रोकते, प्रश्न का जो कि लिटरेसी क्लब देगा कि कितने उम्र तक के बच्चों को व्हीलर, हम जो व्हीकल्स लेते हैं, हमको लाइसेंसिंग अथॉरिटी कितने साल तक की उम्र के बच्चों को इसे ऑपरेट करने, ड्राइव करने की अनुमति देती है। तो अगर आप पूछेंगे हमसे तो हम आपको बताएंगे। आपको लाइसेंस भी 2 स्टेप में मिलता है। फर्स्ट स्टेप आपको लर्निंग लाइसेंस होता है, सेकंड स्टेप परमानेंट। उसमें भी सीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सीसी की मोटरसाइकिल या स्कूटी या फिर जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके कि कितने सीसी की आप व्हीकल को ड्राइव करना है। ये आपके मन में आएगा कि लाइसेंस कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, तो ये भी आपको हमारा लिटरेसी क्लब बताएगा। कभी कभी हमें ये लगता है कि इतने मोटे मोटे कानून हैं, इतने अभी आप जाकर के देखेंगे हमारे क्लब में रखा हुआ, ये तो बहुत कठिन है। इसको समझते समझते तो हमें लगता है कि कई साल निकल जाएंगे। उसका भी एक समाधान है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो ये सोचिए कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। So you have to glimpses of our legal literacy club. Don't run any vehicle without any license. Okay? And the legal literacy club will show you the right path when you can drive any vehicles in your age limit. Okay? At first you have to take license, and you have already seen in the
right to explore